अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टू नेशन थ्योरी को हम लोग आज मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग टू नेशन थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि टू नेशन थ्योरी या दो कौमी नज़रिया क्या था, कौन से हालात थे जिनमें वो पेश किया गया और उसके क्या मकासद थे। आज हम लोग जो दो कौमी नज़रिया उसको मुख्तलिफ कायदीन के इरशादात और उनके अफकार की रोशनी में पढ़ेंगे। दो कौमी नज़रिए के हामी बहुत से मुसलमान कायदीन थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 4 कायदीन का जिक्र करेंगे, जिनमें जो सबसे पहले आ जाते हैं वो सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान 1817 यानी 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे और बड़े सगीर की हिस्ट्री में या मुसलमानों की जितनी भी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है उसमें ये पहले मुस्लिम लीडर थे या पहले मुस्लिम रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के लिए एक कौम का वर्ड यूज किया था। जो कौम की टर्म यूज हुई थी बेसिकली वो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए यूज की थी और ये टर्म उन्होंने स्टार्ट से अपने करियर में इसका इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि इसकी बहुत सी वजूहात थी जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान को ये उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग कौम का या फिर अलग रियासत का क़याम जरूरी है। इससे पहले सर सैयद अहमद खान के बारे में बहुत सी कॉन्सेप्शंस हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिनका ये मानना है कि सर सैयद अहमद खान को वेस्टर्न लाइफस्टाइल में या जो वेस्टर्न उनकी लैंग्वेज थी या जो कुछ भी जितनी भी वेस्टर्न उनके प्रिंसिपल्स थे, असूल थे, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट था और वो उस चीज को प्रमोट करते थे। इवन उनकी ऊपर बहुत से एलिगेशंस भी लगाए गए, यानी उनके ऊपर बहुत से इल्जामात भी लगाए गए, जिसमें सबसे बड़ा इल्जाम उनको प्रो ब्रिटिश कहा गया कि वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनके कंपेनियन है या उनके साथी हैं और ये जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो रूल है, उनका सिस्टम है, उनकी लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। ऑल्दो सर सैयद की जो अर्ली लाइफ थी या अर्ली करियर था उनका वो किसी हद तक इन्फ्लुएंस्ड था, लेकिन वो इस सेंस में इन्फ्लुएंस्ड नहीं था कि वो यहाँ पे भी वही चीज प्रमोट करना चाहते थे या वो खुद उस चीज के पैरोकार थे। नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन इससे पहले वो मुस्लिम और हिंदू इत्तेहाद के हामी जरूर थे। उनका ये मानना था कि क्योंकि सदियों से ये दो कौमें इकट्ठी रहती आ रही हैं तो अब भी इनको अलग नहीं होना चाहिए। बट जब उन्होंने 1857 यानी 1857 की जंग आजादी हुई, उसके बाद अंग्रेजों का महकूम हो जाना हाकिम हो जाना और मुसलमानों को महकूम बना लेना, यानी उनको अपना गुलाम बना लेना, बड़े सगीर में दाखिल हो जाना और उसके बाद मुसलमानों पर जुल्मों सितम और उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज से महरूम करना शुरू कर देना। जब उन्होंने ये वाली चीजें देखी तब उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, मुसलमान और हिंदुओं का इकट्ठे रहना मुश्किल है और ये दो कौमें एक दूसरे के अंदर जज्ब नहीं हो सकती। इसके लिए 1857 में फिर सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की और ये बेसिकली एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे स्टार्ट नहीं हुई थी। जो अलीगढ़ मूवमेंट थी ये एक एजुकेशनल मूवमेंट थी, यानी ये तहरीक एक तालीमी तहरीक थी, इल्मी तहरीक थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि क्योंकि मुसलमानों को उनकी जो बेसिक तालीम है उससे महरूम किया जा रहा है, उनको इतने मौके नहीं फराहम किए जा रहे कि उनको अच्छी और मयारी तालीम दी जा सके, इसलिए उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की, तालीमी एक तहरीक शुरू की मुसलमानों के लिए खसूसन, ताकि मुसलमान भी टाइम के साथ जो दौर जा रहा है या जो इस टाइम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मुसलमान तालीम हासिल कर सकें और जो इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूरियात हैं, तालीमी ज़रूरियात हैं, वो मुसलमान उस मयार पे पूरा उतर सकें। इस मकसद के लिए, क्योंकि सर सैयद अहमद खान बहुत ज़्यादा मामला फहम थे, वो जानते थे कि इन फ्यूचर या जो कमिंग टाइम आ रहा है, जो कमिंग एरा आ रहा है, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जाहिर है क्योंकि अंग्रेज वहाँ पे हाकिम थे और वो अपना सिस्टम, अपनी लैंग्वेज, अपना एजुकेशन सिस्टम सब कुछ अपना इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और सर सैयद अहमद खान इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते थे और वो देख रहे थे कि सिर्फ इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उन्हीं के लिए तमाम एजुकेशन, तमाम अच्छे स्कूल्स, तमाम अच्छी जॉब्स उन्हीं को दी जा रही हैं। क्योंकि मुसलमानों को तालीमी तौर पे पसमानदा और जाहिल बनाने की साजिश की जा रही थी, इसलिए सर सैयद अहमद खान ने इस टाइम की रिक्वायरमेंट को समझते हुए मुसलमानों को ये तलकीन की और उनको फोर्स किया, उनको कन्विंस किया कि तुम लोग इसके
इस साजिश को समझो जो हिंदुओं और अंग्रेजों की मिली भगत है, इस साजिश को समझो और तुम लोग इस रिक्वायरमेंट को समझो कि वक्त की जरूरत क्या है। वक्त की जरूरत है कि तुम लोग भी इस तालीम को हासिल करो ताकि तुम लोगों को अच्छी जॉब्स मिल सकें और तुम लोगों की एक अलग पहचान बन सके। इस वजह से सर सैयद अहमद खान ने बाकी इल्म के साथ साथ दीन के इल्म और इसके अलावा उर्दू के इल्म के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे, वो इंग्लिश था या कोई भी और सब्जेक्ट था उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में, उसको भी हासिल करने की मुसलमानों को तलकीन की और उनको इनकरेज किया कि तुम लोग ये वाली तालीम भी हासिल करो, खसूसन अंग्रेजी की तालीम हासिल करो, साइंटिफिक तालीम हासिल करो, टेक्नोलॉजिकल तालीम हासिल करो, ताकि तुम लोग हिंदुओं के और अंग्रेजों के साथ मुकाबला कर सको, उनके शाना बिशाना खड़े हो सको और तुम लोग किसी फील्ड में आ सको। लेकिन इस चीज को इंतहाई गलत इंटरप्रेट किया गया और उसको हिस्ट्री में भी सर सैयद अहमद खान के साथ बहुत गलत तरीके से उसको मंसूब किया जाता है, या सर सैयद अहमद खान को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है कि सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी की तालीम के लिए मुसलमानों को उभारा और वो प्रो ब्रिटिश थे और वो ब्रिटिश का जो सारा सिस्टम था वो मुसलमानों के दिमाग में कूट कूट के भरना चाहते थे। हालांकि ऐसा नहीं था। पहले वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। वो अंग्रेज हुकूमत में काफी ज्यादा उन्होंने सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की थी अंडर अंग्रेज हुकूमत, मतलब कि अंग्रेज हुकूमत के जेर साया रहते हुए उन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी थी। 2 यूनिवर्सिटीज के जब अंग्रेज हाकिम थे तब ये 2 यूनिवर्सिटीज के हेड भी रहे थे। बट इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि वो अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे या वो मुसलमानों को भी गुलाम बनाना चाहते थे। वो उनकी जॉब की नेचर थी। ठीक हो गया। बट 1857 में जब उन्होंने मुसलमानों की बिगड़ती हुई हालत को देखा, रियलाइज किया कि ये 2 कौमें एक साथ नहीं रह सकती, उसके बाद तहरीक शुरू हुए हुए 10 साल गुजरे थे। 1857 में तहरीक शुरू होती है और 1867 में जाके एग्जैक्ट 10 साल बाद उर्दू हिंदी तनाज़ा जन्म ले लेता है, जिसका हम पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि उर्दू को सप्रेस करने के लिए, उर्दू जबान को एलिमिनेट करने के लिए कौन सी कोशिशें और साजिशें की जा रही थी। ये वाली तमाम चीजें देखते हुए सर सैयद ने सब कॉन्टिनेंट का एक इलाका था बनारस, जहां पे उन्होंने पहली बार 2 कौमी नजरिए की टर्म यूज की और इस बात को क्लियरली डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया कि ये जो 2 कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान, ये एक दूसरे में जज्ब हरगिज नहीं हो सकती और ये दोनों कौमें हर लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वो उनकी समाजी इक़दार हैं, वो उनके माशरती इक़दार हैं, वो उनकी मजहबी इक़दार हैं या कुछ भी है। स्पेशली ज़बान, जो ज़बान का तनाज़ा था, इसके बाद सर सैयद अहमद खान को बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुका था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, कि जहाँ पे एक कौम की ज़बान ही महफूज नहीं है वहाँ पे उस कौम की बाकी इक़दार कैसे महफूज हो सकती है। इसी वजह से सर सैयद अहमद खान ने 2 कौमी नजरिए की टर्म यूज की और सर सैयद अहमद खान को ये टर्म यूज करने, पहली बार ये टर्म यूज करने की वजह से आर्किटेक्ट ऑफ 2 नेशन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है। सर सैयद अहमद खान ने जब मुसलमानों को पढ़ने का मशवरा दिया तो इनको कुफर के फतवों और काफिरों का साथी करार दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सबको समझा कर रहे कि तालीम मुसलमानों के लिए कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है। तालीम की कमी का वो फर्क आज तक वाज़ेह है और वो आज तक हमारे और दूसरों के दरमियान फर्क को वाज़ेह करता है। यानी कि जो एक जाहिल है और एक पढ़ा लिखा शख्स है, एक शऊर वाला शख्स है और एक जाहिल शख्स है, उसमें एक क्लियर डिफरेंस है। और ये डिफरेंस सर सैयद ने मुसलमानों को उस दौर में समझाने की कोशिश की जब उन पे काफिर होने का और प्रो ब्रिटिश होने का, हिंदू होने का फतवा लगा दिया गया। लेकिन स्टिल सर सैयद ने हार नहीं मानी और वो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देते रहे, जिसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो असबाब बगावत हिंद है। ठीक है, ये उनका एक किताबचा था जिसमें उन्होंने क्लियर कट रीजंस बयान किए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से आके पूरे बड़े सगीर को डोमिनेट किया है और किस साजिश के तहत वो बड़े सगीर में आई हैं। उसके बाद सर सैयद अहमद खान पे ये फतवा लगाना बनता ही नहीं कि वो काफिर हो गए या फिर वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, क्योंकि सर सैयद अहमद खान की अहम खिदमात में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तफसीर कुरान है। उन्होंने कुरान की तफसीर भी लिखी थी और इसके बाद भी स्टिल उन पे इस तरह के फतवे लगाए जाएं तो ये उनके कामों के साथ भी ज्यादती है और उनकी खिदमात के साथ भी ज्यादती है। उसके बाद 2 कौमी नजरिए के जो सर सैयद के बाद एक और सबसे बड़े हामी थे वो इलामा इकबाल। इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में हम लोग अपनी
इनिशियल क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि वो 1877 में पैदा हुए थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उनकी तालीम थी और इसके बाद जो उनकी फर्दर यानी आला तालीम थी, उनकी हायर एजुकेशन थी, वो फॉरेन कंट्रीज की थी। PhD स्कॉलर थे वो, और फॉरेन उनकी स्टडीज होने के बाद भी वो उर्दू के इतने अच्छे पोएट थे कि उनकी पोइट्री आज तक ना सिर्फ ईस्ट में, ना सिर्फ एशियन कंट्रीज में, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी उतनी ही, बल्कि यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इकबाल की पोइट्री को वहाँ पे दी जाती है। पर्शियन के बहुत अच्छे पोइट थे वो, उर्दू के बहुत अच्छे पोइट थे, इसके अलावा अरबिक के भी एक्सपर्ट थे वो। ठीक हो गया। इल्लामा इकबाल की भी तहरीक पाकिस्तान में बहुत सी खिदमात हैं, जिन खिदमात में सबसे पहले तो उनकी शायरी आ जाती है। उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, इस चीज़ को भांप लिया कि जो मुसलमान हैं उनको एक सियासी शऊर देने की ज़रूरत है, यानी उनको गफलत की नींद से जगाना ज़रूरी है। वो लोग ये चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। उनको ये हिम्मत देना, उनका जज्बा उभारना, या उन लोगों को ये सियासी अक्ल और शऊर देना ज़रूरी है कि तुम लोग किस तरह से स्टैंड ले सकते हो और तुम लोगों के हक में क्या बेहतर है। और सर सैयद का नज़रिया, दो कौमी नज़रिया ही इल्लामा इकबाल फर्दर आगे लेके चले, और इल्लामा इकबाल को दो कौमी नज़रिए के फोर फादर्स में या दो कौमी नज़रिए के बानियों में गिना जाता है कि इल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिए को मज़ीद आगे बढ़ाया। और 1930 में जो इल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर खुतबा कंसिडर किया जाता है हिस्ट्री में, खुतबा इलाहाबाद, 1930 के खुतबा इलाहाबाद में इल्लामा इकबाल ने बहुत क्लियरली मुसलमानों को इस चीज़ का मैसेज कन्वे कर दिया कि तुम लोग एक अलग कौम हो, तुम लोग एक साथ नहीं रह सकते, तुम लोग हर लिहाज से डिफरेंट हो, तुम लोग मजहब के लिहाज से वो हिंदू हैं, तुम लोग मुसलमान हो, वो लोग अलग तरीके से रहते सहते हैं, खाते पीते हैं, तुम लोगों का रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना अलग है। इसके अलावा इल्लामा इकबाल मजहब के बहुत बड़े प्रोमोटर थे, मतलब कि वो दीन इस्लाम को उनको अल्लाह ताला ने इतना फहम अता किया हुआ था, जिसकी ग्लिम्स या जिसकी झलक हम लोगों को उनकी पोइट्री में नजर आती है कि वो कितने बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, या दीन का उनको कितनी समझ थी, कितना फहम था। या आप लोगों की स्क्रीन पे उन्हीं का एक शेर का एक पार्ट मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, कि किसी भी कौम, कोई भी अगर कौम है तो वो अपने मजहब से पहचानी जाती है। जिस तरह मुसलमान है, हम लोग मुसलमान है, हमारी पाकिस्तानी कौम है, तो वो हम इस्लाम की वजह से पहचाने जाते हैं कि हम एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लाम, दीन इस्लाम जो है हमारा मजहब, वो हम लोगों की पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। और अगर हमारे पास रिलीजन ही नहीं है, हमारे पास मजहब ही नहीं है, तो फिर हमारी कौम कहलाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। तो कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास मजहब नहीं है तो तुम हो ही नहीं, तुम यही समझो कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस यूजलेस है। और खुतबा इलाहाबाद में इल्लामा इकबाल ने खुद फरमाया, मुझे ऐसा नजर आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को आखिरकार एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम एक तमद्दनी ताकत के तौर पर जिंदा रहे। इसके लिए जरूरी है कि एक मखसूस इलाके में मुसलमानों की मरकजियत कायम हो, यानी मुसलमानों की हुकूमत कायम हो। चुनाचे में हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाह बहबूद के ख्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। यानी इल्लामा इकबाल क्लियर कट अल्फाज में मुतालबा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि मुसलमानों की जहाँ पे हुकूमत हो, जहाँ पे वो कुरान और सुन्नत के असूलों को प्रैक्टिस कर सकें, इस तरह की एक रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। ठीक है, वो क्लियरली और बिल्कुल साफ लफ्जों में एक डिमांड रख रहे हैं सबके सामने कि एक अलग इस्लामी रियासत का क़याम जरूरी है और इसका क़याम अमल में लाया जाए। इसी मकसद के लिए इल्लामा इकबाल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लेटर्स लिखे, जो उस टाइम पे इंग्लैंड में मुकीम थे, अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके थे, स्टिल वो उधर थे। इल्लामा इकबाल ने उनको डिफरेंट लेटर्स लिखे जो अतूते इकबाल के नाम से, आप लोगों को इंटरनेट पे आप लोग सर्च करें आपको मिल जाता है कि वो कितने पावरफुल लेटर्स थे, कितने अपीलिंग और कितने इन्फ्लुएंशियल लेटर्स थे, कि जिसमें उन्होंने कायद आज़म को इस चीज़ को रियलाइज करवाया, उनको कन्विंस किया कि पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान को आपकी सियासी बसीरत की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकली कायद आज़म को जो विजन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से इल्लामा इकबाल ने अपनी पोइट्री और अपनी खिदमात के साथ साथ कायद आज़म की हेल्प को भी
ضروری سمجھا اور ان کو لیٹرز کے ذریعے کنونس کیا کہ آپ پاکستان آئیں اور آ کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود جو اپنی پوئٹری کے ذریعے مسلمانوں تک میسیجز کنوے کیے, ان کو سیاسی شعور دینے کی کوشش کی, ان کو غفلت سے جگایا, اور ڈفرنٹ, اور ان کی اتنی پاورفل پوئٹری ہے کہ اس ٹائم کے جو مسلمان تھے ان کے پاس اگر کوئی موٹیویشن تھی تو وہ یہی موٹیویشن تھی کہ ان کے پاس علامہ اقبال کی پوئٹری تھی, اور علامہ اقبال کی پوئٹری ان کو ڈفرنٹ طریقے سے انکریج کرتی تھی, جس میں علامہ اقبال ان کو بہت موٹیویشنل طریقے سے ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنے لیے خود سٹیپ لینے کی ضرورت ہے, تم لوگ خود جد و جہد نہیں کرو گے تو تم لوگ کبھی بھی آزاد نہیں ہوگے. اسی زمن میں یا اسی سلسلے میں علامہ اقبال نے خود فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا, کہ جس قوم نے خود ایفرٹ نہیں کرنی, جب تک ایفرٹ نہیں کرنی تب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جا سکے گی. اس کے بعد آ جاتے ہیں چودھری رحمت علی دو قومی نظریے کے سلسلے میں. چودھری رحمت علی بیسکلی چودھری رحمت علی پاکستان کے نام کے موجد یا خالق کنسیڈر کیے جاتے ہیں, کیونکہ جو پاکستان کا نام ایک پرٹیکولر یوز ہوا تھا وہ چودھری رحمت علی نے ہی اس کو تخلیق کیا تھا. پیدائش چودھری رحمت علی کی 1897 میں ایسٹ پنجاب والی سائڈ پہ ایک ڈسٹرکٹ ہے ضلع ہوشیارپور, اس کی کسی تحصیل میں گڑھ شکر تحصیل کا بیسکلی نام تھا, جس کا ایک گاؤں تھا جس میں آپ کی پیدائش ہوئی. اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ جو بیسک ان کی پرائمری یا میٹرک تک کی ایجوکیشن تھی وہ انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ اور اپنے پروونس میں رہتے ہوئے ہی حاصل کی. اس کے بعد وہ لاہور موو ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے اسلامیہ کالج سے اپنی باقی کی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اور پھر اس کے بعد HSN کالج جو لاہور کا کافی فیمس کالج آج کل کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس میں ایز اے لیکچرر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دینی شروع کر دی. اس کے بعد اپنی فردر اسٹڈیز یا اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے آپ انگلستان چلے گئے, اور وہاں سے آپ نے پھر اپنا بیچلرز اور ماسٹرز دونوں کی ڈگریز, بیچلرز وہ یہاں سے اسلامیہ کالج سے بھی کر کے گئے تھے BA, لیکن اسٹل وہ جب باہر موو ہو گئے تو وہاں پہ موو ہونے کے بعد انہوں نے اپنا بیچلرز اگین دوبارہ کمپلیٹ کیا باہر کی ایجوکیشن کے اکارڈنگ, اور اس کے بعد ماسٹرز کی ڈگری انہوں نے وہیں سے حاصل کی. اور ان کو اس وجہ سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے یا ان کی ایجوکیشن کو زیادہ اوتھینٹک اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیمبرج یونیورسٹی جس کا ایک پوری دنیا میں نام ہے اور جس کو دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, یہ کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے. چودھری رحمت علی کی جو امپورٹنٹ خدمات ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں کہ آپ پاکستان کے نام کے موجد سمجھے جاتے ہیں یا پاکستان کے نام کو تخلیق کرنے والے پہلے مسلم لیڈر سمجھے جاتے ہیں. آپ کا جو سب سے ایک امپورٹنٹ پمفلٹ ہے اس کا نام تھا ناؤ اور نیور, جو 1933 میں آپ نے انٹروڈیوس کروایا, جس کے اندر آپ نے پاکستان کی ٹرم یوز کی, اور اس کے علاوہ 1933 یعنی 1933 سے لے کے آنورڈس 1950 تک آپ نے پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت سی بکس لکھی, جس میں آپ نے بھی مسلمانوں کی الگ ریاست کے قیام کو امپورٹنس دی اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ کیوں مسلمان اور ہندوؤں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ان کو ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے. یعنی کہ یہ دو قومیں ہیں, ان کے الگ الگ نظریے ہیں, الگ الگ مذہب ہیں, ہر طرح سے یہ الگ ہیں, اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا ہو جانا ہی بہتر ہے. اوور آل دیکھا جائے تو چودھری رحمت علی کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دی گئی ہماری ہسٹری میں یا ہماری بکس میں جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ایون پاک اسٹڈیز کی بک میں بھی ان کا ایک بالکل چھوٹا سا پیراگراف یا ایک پیج کا بس ایک سائڈ کارنر ہوتا ہے جس میں چودھری رحمت علی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ اس سے زیادہ امپورٹنس ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا نام دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان کو یا ایک پورے ملک کو نام کو تخلیق کر دینا از ناٹ اے مائنر تھنگ, لیکن اسٹل انہوں نے یہ ٹرم یوز کیسے کی کہ پاکستان بر صغیر میں اس وقت جتنے بھی مسلم میجورٹی پروونسز تھے, جتنے بھی مسلم میجورٹی صوبے تھے, ان سب کے فرسٹ ورڈز کو لیا اور ان کو ملا کے ایک ورڈ تشکیل دیا, یعنی پنجاب, کشمیر, افغانیہ, بلوچستان اور سندھ کو ملا کر
एक आज़ाद मुस्लिम रियासत बनाई जाए जिसका नाम पाकिस्तान हो। ये आइडिया चौधरी रहमत अली ने दिया और ये नाम भी चौधरी रहमत अली की तख्लीक है। 1951 में आपकी डेथ हो गई थी जब आपकी एज 55 साल थी। आपकी पैदाइश के बारे में कुछ जगह पे 1857 है और कहीं पे 1800 मेरी उर्दू की डेट्स बहुत खराब है, किसी जगह पे 1897 है उनकी डेट मेंशन हुई हुई और कुछ जगहों पे 1895 है। इन दो डेट्स के दरमियान में थोड़ा सा क्लैश है, लेकिन जो इनकी डेथ है वो 1951 ही है, यानी 1951 है, जब आप 55 साल की आपकी उम्र थी और आपकी वफात हो गई थी। चौधरी रहमत अली के बाद कायदे आजम आ जाते हैं कि कायदे आजम दो कौमी नजरिए के किस तरह से हामी थे। इनके बारे में कोई भी बहस या कोई भी डिस्कशन बनती ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को वजूद में लेके आने वाले, पाकिस्तान की क्रिएशन, बाकी कायदीन के साथ साथ जो सबसे ज्यादा एफर्ट्स हैं वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की हैं। तो उनसे बड़ा दो कौमी नजरिए का हामी कौन हो सकता है, इस बात पे बहस तो बनती ही नहीं, क्योंकि आप ही वो वाहिद मुसलमानों के लीडर थे जिन्होंने मुसलमानों को अलग कौम होने का दर्जा दिया। इसके बाद इस चीज की इम्पोर्टेंस को दुनिया के सामने रियलाइज करवाया। डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल पे कायदे आजम ने मुसलमानों का केस हर तरह से लड़ा और पूरी दुनिया को ये बावर करवाया, यानी उनको रियलाइज करवाया, उनको ये इस चीज पे कन्विंस किया या इस पॉइंट पे वो लेकर आए कि क्यों मुसलमानों और हिंदुओं का अलग होना जरूरी है। वो भी उन हालात में जब अंग्रेज मुसलमानों पर और पूरे हिंदुओं, दोनों कौमों पर हाकिम थे और हिंदुओं को प्रायोरिटी देते थे। ऐसे में मुसलमानों के राइट्स की प्रोटेक्शन सबसे बड़ा चैलेंज था और उसके बाद ना सिर्फ राइट्स की प्रोटेक्शन बल्कि एक अलग कंट्री का कयाम अमल में लेके आना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन ये टास्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सुपरविजन के अंडर मुमकिन हुआ और उन्होंने ये करके दिखाया। किस तरह से करके दिखाया? करारदाद लाहौर, जिसका हम लोग सबको बहुत अच्छे से पता है, जो कि 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई थी लाहौर में, और इस करारदाद का जितना भी वो जलसा था उसकी सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। उसमें उन्होंने फरमाया था, एक बेसिक पॉइंट उन्होंने जो यूज किया था वो मजहब का ही उन्होंने भी यूज किया था कि मुसलमान और जो हिंदू हैं वो अलग अलग मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए जब मजहब ही अलग है तो नजरिए कैसे एक हो सकते हैं, या उनकी रसूमात कैसे एक हो सकती हैं, उनके हीरोज कैसे एक हो सकते हैं, उनकी हिस्ट्री कैसे एक हो सकती है। जब मजहब अलग है तो जाहिर है हिस्ट्री बिल्कुल अलग हो गई, अपने असूल, अपने रस्मो रिवाज, अपने अकायद, अपनी नॉर्म्स, अपनी ट्रेडिशन, सब कुछ अलग हो जाता है। तो इस तरह की दो कौमों का एक साथ इकट्ठे रहना मुमकिन ही नहीं हो सकता। चनाचे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज़ की डिमांड की 1940 में करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, उसमें कि बरे सगीर के वो इलाके जहाँ पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, यानी कि पंजाब का इलाका आ गया, सिंध सरहद वाला इलाका जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा है, ये वाले इलाके, बलोचिस्तान का जो सूबा है, इन सबको मिला के, इन तमाम इलाकों को मिला के, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो इन तमाम इलाकों को मिला के एक अलग मुल्क बना दिया जाए, इस्लामिक कंट्री हो वो, जिसको एक अलग रियासत के तौर पे, मुस्लिम रियासत के तौर पे पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाए, पहचाना जाए, और जहाँ पे मुसलमान अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अपने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें, अपनी इस्लामिक इक़दार को प्रैक्टिस कर सकें, और जहाँ पे ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि अक़लियतें, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं मुसलमानों के अलावा जितनी कौमें हैं, उनको भी बराबर के हकूक़ हासिल हैं। और इस सिलसिले में कायदे आज़म ने, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, डिफरेंट फ्रंट्स पे, इंटरनेशनल लेवल पे मुसलमानों का केस बहुत अच्छे से लड़ा, और डिफरेंट मौक़ों पे कायदे आज़म की जो इरशादात हैं वो आज तक रेफरेंस के तौर पे डिफरेंट स्पीचेस में यूज़ होते हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मोटिवेशनल टॉक्स में यूज होते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल विजन थी वो इतनी स्ट्रांग थी और इतनी अच्छी थी कि उसको आज तक पूरी दुनिया में माना जाता है। जिसमें से कुछ मैंने आपकी स्क्रीन पे मेंशन की हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कायदे आज़म ने एक मौके पे फरमाया था, कोई कौम जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बगैर आज़ादी हासिल नहीं कर सकती, कि जब तक आप अपनी एफर्ट्स नहीं करेंगे, सिर्फ अकेला बंदा एक मुल्क आज़ाद नहीं करवा सकता, उसको अपने लोगों की मॉरल के साथ साथ फिजिकल सपोर्ट की भी जरूरत है। ठीक हो गया, उनकी कुर्बानियां दरकार हैं,
उनकी जदोजहद दरकार है। और अगर कोई कौम विलिंग नहीं है कि वो कुर्बानियां दे और वो एफर्ट्स पुट करे, वो जदोजहद ना करे और फिर भी वो ये डिमांड करे कि हमें आज़ादी हासिल हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी कौम बगैर जद्दोजहद के और कुर्बानियों की आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। उसके बाद मुसलमानों को मज़ीद मोटिवेट करने के लिए, उनको एक झंडे के नीचे जमा करने के लिए कायद-ए-आज़म ने एक और मौके पे फरमाया था, मुसलमान झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ, अगर इसको झुकाने की कोशिश की गई तो बाबर बन जाएगा। जो कि आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ रखा है, जो हमारे मुगल एम्परर्स थे, जो अपनी लिटरल और एक्चुअल सेंस में बहादुर लीडर गिने जाते हैं। जिस तरह आपके महमूद गजनवी हो गए, सलाहुद्दीन अयूबी हो गए, बाबर हो गया, ज़हीरुद्दीन बाबर हो गए, उसके बाद टीपू सुल्तान हो गए। इन तमाम की रेफरेंस कायद-ए-आज़म ने अपने खुतबात में, अपने इरशादात में मेंशन की और फरमाया कि मुसलमान झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ और अगर इसको झुकाने की कोशिश की गई तो बाबर बन जाएगा। ये टीपू सुल्तान की सूरत में नमूदार होगा, ये मर जाएगा लेकिन महकूमी कबूल नहीं करेगा। यानी कि मुसलमानों को झुकने के लिए या गुलामी की जिंदगी बसर करने के लिए पैदा नहीं किया गया। मुसलमानों को आज़ादी का हक है और ये इतनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को या अपनी इज्जत नफ्स इसको इतनी प्यारी है कि ये मरना कबूल कर लेगा लेकिन किसी की गुलामी में रहना या किसी को अपने ऊपर हाकिम बन के हुकूमत करने देना कभी भी कबूल नहीं करेगा। और ये वाली बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से पहले कलकत्ता के एक जलसे में बयान की थी। जब पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था, तब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों की डेफिनेशन पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। और आपने एक और मौके पे फरमाया था कि जब पूछा गया उनसे कि तकसीमी हिंद की ज़रूरत क्यों महसूस हुई या क्यों बरसगीर की पार्टीशन हुई, तो आपने फरमाया कि इसकी वजह हिंदुओं की तंग नजरी है। ठीक है, और ना सिर्फ हिंदुओं की तंग नजरी है और अंग्रेज़ों की ना सिर्फ चाल है, बल्कि ये इस्लाम का बुनियादी मुतालबा, इस्लाम की बेसिक डिमांड है। ये नहीं है कि वो हिंदुओं की गुलामी में तंग आ गए हैं या फिर ये अंग्रेज़ों की कोई साजिश हो रही है तो इस वजह से हम लोगों ने उस चीज़ से तंग आके तो एक अलग रियासत का मुतालबा किया। ऐसा नहीं है कि मुसलमान डर गए, बल्कि ये इस्लाम की रियासत या एक इस्लामिक कंट्री की बेसिक डिमांड है कि जहाँ पे मुसलमान है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर वहाँ पे उसको ये वाले फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उसको ये वाली आज़ादी नहीं है कि वो मजहबी आज़ादी नहीं है उसको कि अपने वो अकायद, अपनी इबादत, अपने त्यौहार इस्लामी तरीके से मना सके, तो फिर ये बुनियादी डिमांड बन जाती है कि मुसलमान एक अलग रियासत का मुतालबा कर दें ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। तो ये वाले जो 4 कायदीन थे, ये दो कौमी नज़रिए के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़बरदस्त किस्म के हामी गिने जाते हैं कि जो दो कौमी नज़रिए के सबसे बड़े प्रमोटर थे और इसके साथ एग्री करते थे कि वाकई ही दो कौमी नज़रिया कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, इसकी इम्पोर्टेंस है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है, वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया।